अब हम लोग सीखेंगे धातुओं का परिष्करण, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। जो मेटल्स हमें निष्कर्षण में प्राप्त होते हैं उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ अभी भी बाकी है, तो शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए जैसे कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, एयू, ये सब का हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इनका इलेक्ट्रोलिसिस करके हम शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। तो शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटन किया जाता है। यहाँ आप एक्सपेरिमेंट देखें, ये बहुत ही सरल एक एक्सपेरिमेंट है। यहाँ मैंने कैथोड जो बनाया है वह प्योर मेटल का है और एनोड जो है वह इम्प्योर, मोटा सा बनाया गया है, वह इम्प्योर धातु का है। और विलयन जो लिया गया है सॉल्यूशन, वह उसी धातु का होता है। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कॉपर का सॉल्यूशन मैंने लिया है, कॉपर सल्फेट का। किस लवण का लिया है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है और उसमें थोड़ा सा हल्का सा अम्ल भी डाला है, 1-2 बूंद, अभिक्रिया तेज से आरंभ करने के लिए। फिर से देखें, यह एक कैथोड है जो पतला धातु, प्योर धातु का है, और यह मोटा, ये मोटा जो एनोड है यह इम्प्योर धातु का है, अशुद्ध धातु का है। और बीच में जो हमने विलयन लिया है वह है कॉपर सल्फेट का विलयन। और इस पूरे टैंक में ये सारा सेट करने के बाद हमने इसे विद्युत परिपथ से जोड़ लिया है। अब जैसे ही हम जोड़ते हैं तो हम देख रहे हैं कि अभिक्रिया आरंभ हो रही है। और यहाँ देखें, एनोड से यह इलेक्ट्रॉन का फ्लो देख रहे हैं, धारा प्रवाह, ये बैटरी है, और यहाँ से यह इस तरह से कैथोड की ओर आना आरंभ करती है। कुछ देर बाद धीरे धीरे हम देखते हैं कि यह वाला जो एनोड था वह पतला हो गया टूट कर, और यह वाला बिल्कुल ही मोटा हो गया। तो यह कैसे हुआ? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसे ही ये कॉपर सल्फेट है, ये आयनिक बंधन वाले लवण होते हैं, यह कॉपर और सल्फेट में यह कन्वर्ट हो जाते हैं और कॉपर आयंस फ्लो करने लगते हैं टुवर्ड्स कैथोड। आप देख रहे हैं चित्र में, कॉपर आयंस कैथोड की ओर मूव करते हैं और यह इस पर जमा होने लगते हैं। तो धीरे धीरे यह टूट कर इसमें से सारे कॉपर आयंस इस पर कलेक्ट होकर इसे मोटा बना देते हैं, और यह हमें बिल्कुल ही 99.9% प्योर कॉपर प्राप्त होता है। जब इसमें कुछ बचता नहीं है तो यहाँ नीचे भी आप एक सामग्री देख रहे हैं, उसे कहते हैं एनोड मड, वो इम्प्योरिटीज़ है। यहाँ ये बात याद रखने की है कि कॉपर में अधिकतर ज़्यादा ही धातु जब जो रहते हैं वो नोबल रहते हैं, तो वो कीमती होते हैं, इसीलिए इस एनोड मड को भी फेंकने का नहीं है, इसे भी हमें संभाल कर निकालना पड़ता है। तो यह रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स आप कर सकते हैं कॉपर के साथ, जिंक के साथ, आयरन और सिल्वर के साथ, सोना के साथ, इन सब के साथ ये करके आप शुद्ध 99.9% प्योर। तो हमेशा हमें जब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ धातु चाहिए होता है तो हमें रिफाइनिंग करना पड़ता है, जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस विधि का ही उपयोग किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि लोहे में जंग कैसे लगती है, इसका एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं। यहाँ हमने टेस्ट ट्यूब लिया है A, फिर दूसरा टेस्ट ट्यूब B और तीसरा टेस्ट ट्यूब C। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमने जंग लगी कील, आप देख रहे हैं, रखा था, और इसमें जल भी है और वायु भी है, यानी जल और वायु की उपस्थिति में यह जंग लगने की क्रिया हो रही है। दूसरा देखें टेस्ट ट्यूब, इसमें B में हमने क्या किया, तो वायु भी है और जल भी है, लेकिन बीच में क्या किया, तो तेल डाल दिया। तेल डालने से क्या हो रहा है कि वायु का कनेक्शन इससे नहीं हुआ, तो यह इस कील में जंग नहीं लगा। इसका तात्पर्य यह है कि जल में रहने से
यह जंग लगने की क्रिया नहीं होती है, बल्कि जल और वायु दोनों जब रहेंगे तब होगा। इसको हम लोग अगले स्टेप्स में देखते हैं। यह हमारा सी टेस्ट ट्यूब है। इसमें हम देख रहे हैं कि वायु को जो है यह शुष्क करने के लिए, और यहाँ हमने क्या दिया है, तो पानी तो है ही नहीं, फिर भी कुछ हो सकता है, तो इसके लिए हमने निर्जल CaCl2 डाल दिया है, कैल्शियम क्लोराइड, जिससे वायु बिल्कुल ही शुष्क हो गई। आपको मालूम होगा कि वायु में थोड़ा भी जलवाष्प रहता ही है, तो इसलिए शुष्क करना यानी कुछ भी जलवाष्प की बूंदें ना हो, इसके लिए हमें निर्जल CaCl2 हमने इसमें डाल दिया है। तो हम देखते हैं कि लोहे की कील पर कोई भी असर नहीं हुआ है, यानी शुष्क वायु जिसमें कोई भी जलवाष्प नहीं है उसका कील पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस एक्सपेरिमेंट, ये बहुत ही कॉमन एक्सपेरिमेंट है, आप कर सकते हैं एनी टाइम। तो इसमें हम देखते हैं कि जंग लगने की क्रिया में जल और वायु दोनों का इम्पॉर्टेंट एक्शन है, और ये दोनों रिएक्ट करते हैं लोहे के साथ, और वो एक FeOH3 जो प्रेसिपिटेट है वो ब्राउन कलर का होता है, उसमें वो कन्वर्ट होते जाते हैं धीमी गति से, और बाद में देखेंगे कि लोहा एकदम ब्रिटल हो गया, लाल भूरा हो गया है। इसको नहीं होने देने के लिए हमें बहुत सारा कार्य करना पड़ता है, जैसे कि हम पेंट लगाते हैं इस पर, यशत लेपन जिसे कहते हैं, जिंक प्लेटिंग करते हैं लोहा पर, और इसे नहीं तो मिश्र धातु बनाकर इसकी सुरक्षा हम करते हैं। तो हम आगे अब सीखेंगे मिश्र धातु। अब मिश्र धातु कैसे बनाया जाता है, तो ये हम लोग को जानना चाहिए। एलॉयज़ का हमारे इन सिविलाइजेशन में, इंडस्ट्रीज़ में बहुत ही महत्व है, और इससे हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग धातुओं की सक्षमता को बढ़ा लेते हैं, जैसे मैकेनिकली उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। तो इसके लिए कुछ कुछ देखते हैं कि धातु कैसे क्या बनाते हैं। हम लोग देखते हैं कि पारा के साथ जब भी कोई अन्य धातु आप मिलाएंगे तो उसे हम कहेंगे अमलगम। क्या कहेंगे? अमलगम। अमलगम आप याद रखेंगे कि यह हमेशा पारा इसमें रहेगा। तो पारा के साथ कोई भी अन्य धातु मिलाया गया तो उसे हम लोग अमलगम कहते हैं। फिर दूसरा देखें, कॉपर और जिंक का मिश्र धातु बहुत ही कॉमन है, पीतल। हम लोग पूजा पाठ में ये सब बर्तन सब उपयोग करते हैं। इसके साथ ही कॉपर और टिन का भी मिश्र धातु कांसा, ये सब बहुत ही कॉमन है। ये सब हमारे जीवन में, घरेलू जीवन में बहुत काम की है, और ये दोनों विद्युत का कुचालक है। ऐसे तो कॉपर बहुत ही बेस्ट माना जाता है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जब हमने जिंक और टिन मिला दिया तो अब ये विद्युत का कुचालक हो गया। इसके बाद देखते हैं लेड और टिन का मिश्र धातु सोल्डर। सोल्डर का उपयोग भी बहुत ही बिजली के सभी उपकरणों में देखते हैं हम लोग, जिसका गलनांक बहुत ही कम होता है, और एवं इसका उपयोग विद्युत तारों को परस्पर जोड़ने के लिए, वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। ये सोल्डरिंग विधि है। इसके बाद लास्ट में हम लोग आते हैं आयरन। आयरन पर हमारी पूरी सिविलाइजेशन है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, रादर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें निकेल और क्रोमियम और मैंगनीज वगैरह मिलाने से यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग हार्डनेस वाला, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, यह इस पर कोरोजन नहीं होता, और ये स्टेनलेस इस्पात की हम प्राप्ति करते हैं। तो कोई भी आयरन के जो भी मिश्र धातु हैं उसमें 0.5% तक कार्बन भी रह सकता है, और उसका इम्पॉर्टेंस है कि जितना कार्बन ज़्यादा रहेगा उतना कम रहेगा। इस पर एलॉयज़ की ताकत निर्भर करती है, लेकिन निकेल, क्रोमियम, मैंगनीज ये सबसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेनलेस इस्पात प्राप्त किया जाता है।